अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडिंग रूम। दश्ते फिराक की किस्त नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था। सर उठाने पर ऐन सामने एक दरवाज़ा था जो अपनी साख्त से साउंड प्रूफ लग रहा था। वो कमरा काफ़ी वसीह था, लेकिन उसमें अजीब सी घुटन थी। उसे कई घंटों बाद होश आया था। गर्दन उठाने पर वो जिस जंजीर से बंधा हुआ था, उसके हिलने से मामूली सा इर्ताश पैदा हुआ था। इसके दोनों बाजू हवा में मौलिक छत से लटकी जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके पांव बमुश्किल जमीन पर बिछे मुलायम कारपेट को छू रहे थे। सीने और कमर पर जाबिजा बेईमाना तशद्दुद के निशानात थे। उसके पूरे जिस्म में तकलीफ की लहरें दौड़ रही थी। तकलीफ से उसकी सिसकियां इस वहशतनाक माहौल में गूंज रही थी। उसे होश आए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई इंसानी आवाज, बल्कि कोई भी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची थी। पानी का एक कतरा हल्क से उतरे 3 दिन हो चुके थे। इस कदर जुल्म से तो बेहतर था कि वो उसकी जान ही ले लेता। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। उसने बंद आंखें हल्की सी खोलकर देखने की कोशिश की तो उसे सिर्फ ब्लैक लेदर शूज दिखे। कदम उठ रहे थे और वो अंदर आ गया था। हल्की सी रोशनी में कमरे का खुलिया दिखा। दीवारें, कारपेट, सब कुछ गहरे लाल रंग का था। उसके आते ही कमरे में लाल रंग की रोशनी ऑन हो गई। खुले दरवाजे से बाहर देखने पर उसे ऊपर जाती सीढ़ियां दिखाई दी। यानी वो पिछले एक हफ्ते से किसी बेसमेंट में कैद था। इस आदमी के साथ आने वाले 6 गार्ड्स कमरे का दरवाजा बंद होते ही कमरे में फैलकर पोजीशन ले चुके थे। उसकी जंजीरें खोली गईं और वो औंधे मुंह धड़ाम से कारपेट पर गिर गया। एक इशारे पर एक गार्ड ने अपनी गन पैंट्स में अड़साई और आगे बढ़कर इस बंदे को सीधा किया। उसने बेइख्तियार सांस लेने की कोशिश की। क्या इन्फॉर्मेशन रिकवर हुई है? उसकी भारी बारोब आवाज में नफरत भरी हुई थी। सर, बहुत सख्त जान है ये। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसकी जुबान नहीं खुल रही। उसका बंदा शर्मिंदगी से बोला। वो आगे बढ़ा और इसने गिरे हुए जख्मी शख्स की गर्दन पर अपना जूता रखकर दबाव डाला। सांस रोकने की कोशिश की थी तुमने? उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते वो बड़ी हकारत से बोला। आहिस्ता आहिस्ता दबाव बहुत बढ़ गया था। इस आदमी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। सर छोड़े इसे, मर रहा है वो। वहां मौजूद उसके 6 आदमियों में से सिर्फ उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसे रोकने का कह सके, लेकिन वो नहीं रुका। जख्मी आदमी के मुंह से खून का फवारा छूटा और नीचे कारपेट में जज्ब होने लगा। अचानक क्लिक की आवाज आई और इस आदमी का वोकल कॉर्ड टूट गया। उसके मुंह से खून उबल उबल कर बह रहा था। उसका बंदा मसलसल पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। जावियार, छोड़ो उसे, मर गया है वो। बदर की हिम्मत जवाब दे गई और वो चिल्ला उठा। जावियार आफंदी के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। उसने अपना पांव इस आदमी के हलक पर से उठाया और अपने जूते के तलवे पर लगे खून को इस मरे हुए आदमी के चेहरे के करीब कारपेट पर रगड़कर साफ किया। बदर, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इस आदमी से जरा सी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सके। तुम सुस्त होते जा रहे हो यार। जावियार ने बदर का कंधा थपका और बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके गार्ड्स तेजी से उसके पीछे लपके। बदर खामोश, बेहिस्सो हरकत, तन्हा खड़ा इस लाश को देखता रह गया। वो इस वक्त अपने बाल सुलझा रही थी जब दरवाजे पर महसूस नॉक हुआ और तहाम अंदर आया। अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप मिस्टर? बहुत ड्रामेबाज हो। मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? न जाने वो इसके बारे में इतना पुरयकीन कैसे होता था। जाने इश्क इतना मान, इतना यकीन कैसे बख्श देता है। वाह, अच्छी खुशफहमी है कि मैं इस वक्त आपका इंतजार कर रही थी। अगर इस तरह की खुशफहमी मुझे होती तो कसम से मैं तो मर चुकी होती। उसने ड्रेसर के कोने से टेक लगा ली। अच्छा, वाकई तुम्हारा दरवाजा इस वक्त लॉक होता है और खुद तुम किसी का चैन बर्बाद किए सुकून से सो रही होती हो, है ना? जबकि इस वक्त तुमने डिनर वाले कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लिपस्टिक भी मैचिंग है, काजल भी दोबारा लगाया है और बाल भी संवार रही हो, लेकिन ये मानने से इनकारी हो कि तुम मेरी मुंतजिर थी। वो 4-5 कदम के फासले पर भी उसे एक एक बात गिनवा चुका था। अल्लाह अल्लाह, आंखें हैं या स्कैनर? सब कुछ एक लम्हे में जान लेते हो। वो बाल झड़क कर मुड़ी।
और ड्रेसिंग की चीजें उलट पुलट करने लगी। उसके खुले बाल जोर से हिले थे। वो इसके करीब आया। तुम्हें तुम्हारी पहली सांस से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे मामले में मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। उम्मे हानी के गाल एक पल में सुर्ख हुए थे। इश्क इंसान को सातवीं हिस्स अता करता है, जो बाकी 6 हिस्सों का मजमुआ होती है, जिससे इंसान कुछ जाने बगैर सब जान लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, अनकही बातें सुन लेता है, शिद्दतें चख लेता है, महसूस कर लेता है। आओ तुम्हारे बाल बनाता हूँ। तहाम ने उसके लंबे बालों को नरमी से छुआ। वो हंस पड़ी। तुम्हें बाल बनाने आते नहीं है तहाम? ये सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। वो बचपन से ही ऐसा था। जब उसने उम्मे हानी के बालों से खेलना होता तो वो इसे बाल बनवाने की ऑफर करता और उसके बाद उसके बाल इतने उलझा देता कि वो तेल लगाए बगैर नहीं सुलझते थे। आज किसकी गजल सुनाओगे? उम्मे हानी के लहजे की खनक में तहाम को सुकून महसूस हुआ। वसी शाह। उम्मे हानी की आंखें टिमटिमाई थी। वो सामने बेड पर जाकर बैठ गई और तहाम वही ड्रेसर के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। तुम मेरे दर्द भी, गम भी, आलाम भी तुम मेरा चैन हो जाना, मेरा आराम भी तुम। उम्मे हानी सच कहती थी कि तहाम की आवाज बहुत महसूर कुन थी, भारी, गहरी, पुरसकून। ऐसी थी कि सुनने वाले को अपनी समात की खुशबख्ती पर मान होता था। उसकी आवाज माहौल साकिन कर देती थी। लोगों को लम्हे रुक जाते थे। उम्मे हानी की दिल की धड़कनें। कामयाबी को नहीं, हमने तुम्हें चाहा है। हम तुम्हारे हैं भले, हो गए नाकाम भी तुम। उनका साथ जिंदगी के नशेबो फराज का था। उम्मे हानी की आंख से निकलने वाले आंसू के बहने से पहले तहाम उसके आंसू की वजह को जड़ से उखाड़ कर अपना कंधा लिए हाजिर होता था। उन्हें कभी एक दूसरे को ये कहने की नौबत नहीं आई थी कि वो तकलीफ में है या हद से ज्यादा खुश। वो एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद होते थे, आशना होते थे। मैं मसीहा हूं अगर मेरा वजीफा तुम हो, मैं हूं मुजरिम तो मेरी जान, मेरा इल्जाम भी तुम। बहुत छोटी उम्र से ही तहाम ने हमेशा उम्मे हानी को तहफ्फुज दिया था। उन्हें देखकर कोई भी ये बात जान सकता था कि वो एक दूसरे के लिए सांस लेने जैसे जरूरी हैं। उम्मे हानी ने नजर उठाकर तहाम को देखा। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उसे अपनी नजरों में समा रहा था। मुख्तलिफ हेले बहानों से मुझे सोचते हो, एक दिन खुल के पुकारोगे मेरा नाम भी तुम। ये ख्वाहिश तो उनके साथ बड़ी हुई थी, जिसके नाम पर सांसें गिरवी रखी हुई थी। न जाने कब उसके नाम की मोहर पलकों पर सजे इन नाजुक ख्वाबों पर अता की मोहर बनकर सब्त होनी थी। रात दिन तुमको, फकत तुमको मुझे सोचना है, मेरी फुर्सत भी तुम ही, मेरा काम भी तुम। वो इसके करीब आया और इसकी थोड़ी ऊपर की निगाहें इन सुरमई आंखों पर जा टिकी, जिसमें सिर्फ एक ही रंग नजर आता था, तहाम की मोहब्बत का रंग। तुम मेरा चैन हो जाना, मेरा आराम भी तुम। उसने सरगोशी में मिसरा दोहराया। उम्मे हानी उसे देखते हुए उसके मुकाबिल खड़ी हुई। वसी शाह ने वाकई इतना खूबसूरत लिखा है या तुम्हारे लहजे के सहर ने इस कलाम को जज्बात का तर्जुमान कर दिया है? उम्मे हानी की आवाज बेहद मध्यम थी। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने इस कलाम को मेरे जज्बात की हल्की सी मुखबरी करने दी है। तहाम की सरगोशी पर उम्मे हानी की नजरें पल भर को झुकी। तहाम, उसकी नजरें वापस तहाम की नजरें से मिली। तहाम ने उसकी आंखों के फैलते काजल को अपनी पोर पर समेटा और अपने सीने में दिल के मकाम पर लगा लिया। वो ठहर सी गई। मेरी जरा सी मोहब्बत इतनी सहर अंगेज कैसे हो सकती है? वो बेयकीन हुई। तहाम ने मुस्कुराते हुए उम्मे हानी के कंधे पर आए बालों को पीछे किया। जब खुदा ने मेरा वजूद बनाया था ना, तो उसने मेरी रूह में तुम्हारी मोहब्बत घोल दी थी। अपनी जिंदगी के इब्तदाई 2 साल मैंने कैसे गुजारे हैं मैं नहीं जानता, मगर कसम से अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजरता है तो दम घुटने लगता है। तहाम ने गहरी सांस ली। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत? आंसुओं का गोला गले में अटका था। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सरशिस्त का हिस्सा है। खुदा जाने उसने मुकद्दर का हिस्सा भी बनाया है या मेरी मोहब्बत के ऐन अरूज पर मेरी धड़कनें तुम्हारा नाम लेते लेते बंद हो जाएंगी। तुम ऐसा तो मत कहो। वो तड़प उठा। जिस रात बख्शिश मांगते हैं ना, मैं तो उस रात भी सिर्फ तुम्हें मांगता हूँ। जिन लम्हों में दुआ की कबूलियत का यकीन है ना, मैंने उन लम्हों में सजदे किए हैं। तुमसे मोहब्बत के सदके उतारता हूँ मैं।
वो मुझे कभी नामुराद नहीं करेगा। लाहासिन मोहब्बत बहुत जहरीली होती है तहाम, बहुत जल्द इंसान को मार देती है, और मुझे तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा मरने में। तहाम सांस नहीं ले सका। बार बार आंखें आंसुओं से लबरेज हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से उन्हें वापस धकेल रही थी। आज 2 हफ्तों के बाद वो मिले थे। आज तो उन्हें सिर्फ मोहब्बत की बातें करनी थी, मगर पता नहीं वो जुदाई कहाँ से आई थी। खुदा जाने ऐसी सांस रोक देने वाली बात का ख्याल भी कैसे आया था उसे। इंसान भूल जाता है कि उसका बोलना, उसका सोचना तक भी अमरे रब्बी है। तहाम ने उसका हाथ अपने कसरती सीने में दिल के मकाम पर रखा। ये जब जब धड़कता है, तुम्हारी मोहब्बत मेरे रगो पै में सरायत करती है। उम्मे हानी उसकी धड़कनें अपने हाथ पर महसूस कर रही थी। इसे जिस पल ये लगा कि मेरी नजरें अब तुम्हें नहीं देख पाएंगी, तुम्हारी कसम ये धड़कना छोड़ देगा। इसके दिल के साथ उम्मे हानी का पूरा वजूद दिल बनकर धड़क रहा था। कब से रोके हुए आंसू बेकाबू सैलाब की मानिंद बह निकले थे। तहाम ने तड़प कर उसके आंसू को अपनी पोरों पर समेट लिया। वो इसका हाथ थामे उसे बेड पर बिठाकर उसके साथ बैठ गया। उसके बैठते ही कुछ टूटने की आवाज आई थी, मगर उसे इस तरह रोता देखकर उसे होश ही नहीं रहा था। हानी यार, माना मैं महीने के 3 हफ्ते मुल्क से बाहर तुमसे दूर होता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वहाँ की हसीन और आजाद लड़कियां मुझ हुबरू जवान को फंसा लेंगी। खुद को कंपोज करती उम्मे हानी ने झटके से सर उठाया। यकीन करो, उनमें इतनी अदाएं नहीं आई कि वो तुम्हारे हुस्न के मुकाबले में आ सके, लेकिन मानना पड़ेगा वो मेहनत बहुत कर रही है। तहाम ने इन हसीन आजाद पंछियों की मेहनत को सराहते हुए उसको आंख मारी। वो हंस पड़ी। अच्छा बताओ, इस दिल में मेरी कितनी मोहब्बत बसती है। तहाम लेट हो गया है, मुझे सोना है। उम्मे हानी ने घड़ी देखकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नींद तो मुझे भी आई हुई है और मैं थका हुआ भी हूँ, और तुमने रोकर मजीद मेरी जान हलकान कर दी है, मगर मैंने कुछ कहा? वो जितना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तहाम की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। अच्छा, एक सवाल पूछूं? तहाम ने इजाजत चाही। फिर चले जाओगे? और उसने तस्दीक। वो हंस पड़ा। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब भी तुम इस तरह मेरी हरकतों पर मुझसे कतराया करोगी? तहाम ने बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखकर सवाल किया। ये कैसा सवाल है? वो हैरानी से हंस पड़ी और अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से दरवाजे की तरफ चली गई। ये कैसा इज़्ने तकल्लुम है जिसकी ताब ना हो? सवाल करने दिया जाए और जवाब ना हो? तहाम मुंह बनाता खड़ा हुआ। उसके निकलने के इशारे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इतना दूर भाग गई हो, अब चूड़ियां कैसे पहनाऊंगा? कहाँ है चूड़ियां? उम्मे हानी ने नासमझी से उसके हाली हाथों को देखा। 1 मिनट। उसने अपने हाथ अपनी पैंट की बैक पॉकेट में डाला। उम्मे हानी ने बमुश्किल अपनी चीख रोकी। चूड़ियां पॉकेट में कौन पागल डालता है? वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी थी, और वो परेशान नजरों से टूटी चूड़ियों अपने हाथों में लिए उन्हें देख रहा था। मुझे दो, संभालो इन्हें। उसने तहाम के हाथ से टूटी चूड़ियां ली। इन्हें कहाँ संभालोगी? फेंक दो, मैं कल नहीं ले आऊंगा। मेरे क्लोजेट के सबसे बड़े पोर्शन में बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे हर गिफ्ट के रैपर्स तक संभाल कर रखे हुए हैं। ये चूड़ियां तो बहुत कीमती हैं, इन्हें कैसे फेंकूं? उम्मे हानी ने चूड़ियों को एक बॉक्स में डालकर रख लिया। तहाम ने बड़ी मोहब्बत से उसकी पुश्त को देखा, जहां उसके स्याह बालों की आबशार फैली हुई थी। कभी कभी मुझे लगता है मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है हानी। वो बड़े मान से मुस्कुराया। हमारी मोहब्बत के तराजू में जब भी अपनी शिद्दतें रखता हूँ, यकीन करो तुम्हारा कहा हुआ एक जुमला भी उन पर हमेशा सबकत ले जाता है। तुमने हमारी मोहब्बत का तराजू कब बनाया? वो हैरानी से मुड़ी। पता नहीं, शायद जब से मुझे लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत के मराहिल में बहुत ऊंचे मकाम पर हूँ। तहाम, भला मोहब्बत भी नापने की या मुवाजना करने की चीज है? ये तो एक एहसास है। जब तक महबूब इसे महसूस करता रहे, मोहब्बत अफजल रहती है, मगर जिस लम्हे मोहब्बत की हिद्दत महबूब तक पहुंचना बंद हो जाए, तो समझो ये मोहब्बत मर गई या मुहिब। वो एक लम्हे के लिए रुकी। जिस लम्हे तुम्हें मेरी मोहब्बत की हिद्दत मिलनी खत्म हो गई ना, तो समझ जाना तुम्हारा मुहिब मर गया है। लेकिन हमारी मोहब्बत पर मैंने आंच नहीं आने देनी। वो इसकी गहरी आंखों में देख रही थी। मेरी मानो तो हमारी मोहब्बत का तराजू तोड़ दो। क्यों? तहाम ने उम्मे हानी की पलकों पर पड़े चमकते जरे को अपनी पोर से हटाया।
जब मोहब्बत को तोलना शुरू कर दो तो वो महदूद हो जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने इसी पल मोहब्बत का तराजू तोड़ दिया था, क्योंकि महबूब का हुक्म तो वाजिबुल अतात होता है। डूबते सूरज की सुर्खी उफक पर फैली जा रही थी। दूर कहीं किसी जानवर की आवाज आ रही थी। वहां हद्दे निगाह तक बस सब्जा ही सब्जा था। ये जावियार आफंदी की जाती फील्ड थी, जहां से वो इस इलाके में दूर तक शिकार करता था। वो हमेशा की तरह अपने कुछ खास दोस्तों और चहीते मुलाजमों के साथ आया हुआ था। शिकार उसकी नौ उम्री का शौक था। आज का आखिरी शॉट मैं खेलूंगा। जावियार ने अपनी बंदूक उफक पर उड़ते इन मासूमों की तरफ की, जो मुतजाद सिमत उड़ रहे थे। हवा से उसके लहराते बाल उसकी बार बार उसकी पेशानी को छू रहे थे। डूबते उफक की रोशनी उसकी आंखों में किसी दिए की मानिंद चमक रही थी। रोशन आंखें शिकार की ताक में थी। फायर की आवाज से इस जानलेवा सकूत में इर्ताश पैदा हुआ और एक मासूम जख्मी होकर गिर गया। मुलाजिम इसे पकड़ने को दौड़े थे। साहब, बहुत नायाब परिंदा है ये। हामते हुए मुलाजिम ने खून में लथपथ कीमती और नायाब परिंदा उसके कदमों में फेंका। तुमने तो एक से एक नायाब जानवर का शिकार किया है। जाने किसकी आवाज थी, जावियार ने मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। तुम पहली दफा जावियार के साथ शिकार पर आए हो। शिकार का मजा तो उसके साथ आता है। जिस जानवर का शिकार एक दफा कर ले, दोबारा गलती से भी उसका शिकार नहीं करता। उसकी नजर बहुत बाकमाल है। उसका पुराना दोस्त हंसा था। जावियार की नजर किसी छोटी मोटी चीज पर पड़ती ही नहीं है। किसी और ने उसकी शान में कसीदा पढ़ा, और जिस पर जावियार की नजर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर नजर से निकालता नहीं है। यकीनन वहां मौजूद हर शख्स से बेहद मुतासिर और गिरविदा था। आज पूरा दिन ही मौसम निस्बतन गर्म रहा था। रात के 8 बज रहे थे। आधा घंटा पहले जावियार का प्राइवेट जेट लैंड हुआ था। उसे हंगामी मीटिंग के लिए अपने प्लान से पहले पाकिस्तान लौटना पड़ा था। गाड़ी इस्लामाबाद की कुशादा सड़क पर तेजी से जा रही थी। फ्रंट पर बैठा बदर टैबलेट पर तेजी से उंगलियां चलाता जावियार को मीटिंग के बारे में आगाह कर रहा था। जावियार मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए बाहर सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। इस मीटिंग में मुमकिना तौर पर तय किए जाने वाले मामलात के बारे में उसने कुछ खास फैसला नहीं किया था। आज सफर मामूल से बरक्स काफी तवील हो गया था। जावियार ने बेजारी से बदर की बात सुनते उसे वाइंड अप करने को कहा, और महज 6 सेकंड के कलील दौरानिये में बदर ने अपना जुमला मुकम्मल किया, क्योंकि वो बखूबी वाकिफ था कि जावियार अपने अहकामात नहीं दोहराता, बल्कि उन्हें बजाते खुद अमली जामा पहना देता है। होटल पहुंचकर जावियार जब तक फ्रेश होकर ब्लैक पेंट कोट पहने लॉबी में पहुंचा, मीटिंग के स्टार्टिंग टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका था। जावियार इन लोगों से इस कदर गैर पेशेवराना हरकत की उम्मीद नहीं रखता था। कौफत और बेजारी से सुर्ख होता चेहरा लिए अपने तमाम जाहो जलाल के साथ वो अपने टेबल की तरफ बढ़ा। जावियार के गार्ड्स, उसका सेक्रेटरी बदर उसके आसपास ही खड़े उसके अगले हुक्म के मुंतजिर थे कि अचानक सादते थम गई। आज यूनिवर्सिटी के बाद उम्मे हानी राइमा के लिए कुछ गिफ्ट्स की शॉपिंग के लिए चली गई थी, और शॉपिंग के बाद मलिहा और अबान ने उसे डिनर के लिए ज्वाइन करना था। वो इस वक्त होटल में बैठी इन दोनों का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अबान को कॉल की। बनी, कहाँ हो तुम दोनों? मैं कब से यहाँ अकेले बैठे तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। उम्मे हानी उकताए हुए बोली। हानी, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं मलिहा को लेकर घर जा रहा हूँ। तुम भी प्लीज घर आ जाओ, किसी और दिन डिनर कर लेंगे। उसकी बात सुनकर उम्मे हानी ने उकताहट से फोन रख दिया। कब से वो इन दोनों का इंतजार कर रही थी, और इसने इस तरह लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दिया। तहाम भी वहां नहीं था, वरना उसे यकीन था कि वो इन दोनों को कांच से पकड़कर होटल लेकर आता और माफी मंगवाता। तहाम का ख्याल आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो उम्मे हानी को देख रहा था, मसलसल देख रहा था। वो इस पर से नजरें नहीं हटा पाया, ऐसे जैसे वो किसी तलस्सम में जकड़ा हुआ था। जावियार की धड़कनें बेतरतीब हुई। उम्मे हानी के वहां आने से लेकर अब तक के सारे मामलात तक तकरीबन 40 मिनट बीत चुके थे। उसकी टेबल से सिर्फ 2-2.5 मीटर के फासले पर बैठा जावियार पिछले 40 मिनट से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से लेकर उसके पांव की जंबिश तक को अपनी साहिर नजरों के गहरे हसार में लिए हुए था।
उसे याद नहीं रहा कि किस लम्हे उसने मीटिंग कैंसिल की और सिर्फ इसे देखते रहने के लिए वहां बैठा रहा। अपने इर्द गिर्द से यकसर बेखबर वो लम्हा भर को भी उम्मे हानी पर से नजरें नहीं हटा पाया। उम्मे हानी का आना, मुतलाशी नजरों से बार बार दरवाजे की जानिब देखना, मायूस होकर अपने फोन में मसरूफ हो जाना, एसी की ठंडक से उसके बाजू पर उभरने वाले रोंगटे, आवारा झूलती लटों को बेख्याली से अपने चेहरे से दूर करना, मौसीकी के रिदम पर उसके पाँव का हिलना, गर्दन घुमाकर बेचैनी से इधर उधर देखने से उसके कानों में लटके हुए नन्हे मोतियों का झूलना, उसकी सिराहीदार गर्दन में पहनी हुई बारीक सी चेन में पड़ने वाली बल, कॉल सुनने के बाद जबी पर उभरने वाले नन्हे कतरे, परेशानी में भी किसी सोच पर मुस्कुरा उठना, एक एक बात पर उसकी साहिर आंखों में कैद हो रही थी। जावियार ने बेख्तियार अपनी टाई की नॉट ढीली की। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, इतनी तेज कि उसे लगा कि धड़कनें उसके कानों में गूंज रही हैं। अचानक ही उसे माहौल में घुटन महसूस होने लगी। होटल रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और बदर अंदर दाखिल हुआ। वो अभी तक अपने फॉर्मल अटायर में था। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। हाथ में पकड़े टैबलेट की रोशनी से बदर का चेहरा जगमगा रहा था। उसने बेतरतीब से बिस्तर की जानिब देखा। जावियार के कपड़े बिस्तर के पास बिखरे पड़े थे। औंधे मुंह लेटे जावियार का वजूद कंफर्टर से ढका हुआ था। बरहना कमर पर कुछ पुराने जख्मों के निशान अंधेरे में भी दिखाई दे रहे थे। जावियार के मुंह के करीब ही तकिए पर आधी जली हुई सिगरेट पड़ी थी और एक ग्लास जिसमें 2 घूंट मशरूब था उसे उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी नाक से हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थी। बदर खामोशी से खड़ा रहा। 7.5 मिनट लेट हो बदर। उसके लहजे के तवाजुन से कभी पता नहीं चल पाता था कि वो नशे में है। बस उसकी साहिर आंखें कहर ढाने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे इनसे आग निकलने लगी हो। देखने वाला लम्हा भर में भस्म हो जाए। जावियार ने बंद आंखों से ही उसे शुरू हो जाने का इशारा किया। नाम उम्मे हानी दोरानी, उम्र 21 साल, कद 5 फुट 5 इंच, तालीम ऑन गोइंग बैचलर्स, रिहाइश इस्लामाबाद, खानदान में वालिदैन और एक भाई है। जॉइंट फैमिली में रहती है जिसमें ताया, ताई और इसके 3 बच्चे हैं। फैमिली बिजनेस है जिसकी बुनियाद इस लड़की के दादा ने रखी थी। इसके बाबा और ताया ने बिजनेस कई ममालिक तक एक्सटेंड किया। इसके कजन तहाम ने फैमिली बिजनेस को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। करंटली इनका बिजनेस एक लीडिंग होल्डिंग है। ये लड़की सी फूड से एलर्जिक है। कोई मेडिकल और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और इसके अलावा एक तवील लिस्ट थी जो उम्मे हानी के मुतालिक मालूमात पर मबनी थी। ठीक है बदर, गुड जॉब। जावियार के वजूद में जंबिश तक ना हुई। सर, मेरा बंदा उसके घर के बाहर खड़ा है, आपके इशारे का मुंतजिर है बस। बदर की बात पर जावियार की हल्की सी हंसी गूंजी। ये बिजनेस मुझसे महफी कैसे था बदर? मामलात देखो। बदर ने मुस्तदी से सर हिलाया। नाम क्या है बिजनेस का? दोरानी होल्डिंग। जावियार की आवाज नींद में डूब रही थी। कमरे से निकलते हुए बदर के कान में मदम सी आवाज टकराई। उम्मे हानी दोरानी। केक बन गया है हानी। उम्मे हानी इस वक्त टॉपिंग कर रही थी जब तहाम किचन में आया। जब मैंने कहा भी था कि बस 15 मिनट लगेंगे मुझे केक लाने में, मगर फिर भी तुम्हें इतना शौक हो रहा था घर पर बनाने का। उसने काउंटर से टेक लगाते उम्मे हानी को रहम भरी नजरों से देखा। बाल बेसलीके से जूड़े में बंधे हुए थे जो बस खुलने को तैयार थे। चेहरे पर चॉकलेट ही चॉकलेट लगी थी। दुपट्टा काउंटर से नीचे गिरा हुआ था जिसे तहाम ने उठाकर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया था। अगर तुम बाहर से ले आते तो मेरी मोहब्बत कैसे शामिल होती इसमें? उसने हाथ और चेहरा साफ किए और तहाम की गर्दन पर लिपटा अपना दुपट्टा उतारा। बस सारों पर लौटा दो ये मोहब्बत ताकि मेरे लिए ना बचे। तहाम ने उसके कैचर में फंसे बालों को आजाद किया। तुम्हें क्या लगता है तहाम, मोहब्बत खत्म हो जाती है? हैरत से उसकी आंखें फैल गई। मोहब्बत के पौधे को इजहार का, वक्त का, ख्याल और तवज्जो का पानी नहीं मिलता तो उसके फूल मुरझा जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ मोहब्बत मांद पड़ जाती है हानी। उसने उम्मे हानी के चेहरे पर झूलती लट को कानों के पीछे अरसा। तहाम, मोहब्बत खुशबू जैसी होती है, वक्त के साथ हवा में तहय्युल हो जाती है मगर खत्म कभी नहीं होती। उम्मे हानी ने तहाम के कंधे पर आई शिकन हटाई और उसकी आंखों में देखा।
हर लम्हा महसूस होती है। उसने सरगोशी की और आंखें बंद कर ली। हर लम्हा दिल धड़का देती है। वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। मोहब्बत अगर नसीब हो जाए तो सारी जिंदगी इंसान में सांस लेती है, वरना, उसने आंखें खोली, वरना सांस नहीं लेने देती। उसके लहजे के खौफ को तहाम ने शिद्दत से महसूस किया। लेकिन मुझे फिर भी खतरा ही लग रहा है। जिस हिसाब से तुम बांट रही हो ना, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तहाम ने मुंह बनाया। उफ अल्लाह, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारे लिए खत्म नहीं होती मेरी मोहब्बत। उसने केक उठाया। होनी भी नहीं चाहिए। तहाम की तंबी पर वो हंस पड़ी। तहाम, जो चीज खुदा ने मेरी सरश्त में डाल दी है वो खत्म कैसे हो सकती है? सांस निकल सकती है मगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं। उसकी सुरमई आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत उमड़ आई। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत बेबस कर देती हैं हानी। वो गहरी सांस लेकर हंस पड़ा। 12 बजने वाले थे और राइमा की 18वीं सालगिरह थी। सुबह ग्रैंड पार्टी के इंतजामात तो हो चुके थे, मगर 12 बजे विश ना करो तो मजा अधूरा रह जाता है। इन्होंने राइमा को सरप्राइज दे दिया था और लम्हे की बहुत सी यादगार भी फोन में सेव की थी। उम्मे हानी के मुंह पे चॉकलेट वैसे ही लगी थी। एक तस्वीर में आबान ने मलिहा को चुटकी काट दी थी तो दूसरी तस्वीर में मलिहा ने आबान के बाल खींच डाले थे। अगली तस्वीर में राइमा सर पकड़े बैठी थी और उम्मे हानी हंसी से लोटपोट हो रही थी। ये सब खुशगवार लम्हे मोबाइल में सेव हो चुके थे। आह हानी, तुम मुझे जवानी में ही मार डालोगी। बनी समरी उम्मे हानी कानों में झुमके पहनने की कोशिश करती तेज तेज चलती आ रही थी। मुलाजमा उसका दुपट्टा और बाकी ज्वेलरी पकड़े उसके पीछे भाग रही थी। गाड़ी से टेक लगाए खड़ा तहाम आप बढ़ते सीधा हुआ और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठने में मदद करने लगा। फार्म हाउस को जाती सड़क पर बहुत पुरसकून थी। हर सू बिल्कुल सन्नाटा था। सड़क पर उनकी गाड़ी के टायर की चिड़चिड़ाहट थी। यह नुसरत फतेह अली खान की कवाली जो माहौल में छाए सकूत को तोड़ रही थी। गाड़ी में हर तरफ मानूस सी महक फैली हुई थी। नुसरत फतेह की कवाली और इसकी चूड़ियों की खनखनाहट से बेहतरीन इम्तिजाज कोई हो सकता है? तहाम ने सोचा और मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक दी। लाओ, मैं पहनाता हूँ। कुछ काम है जो सिर्फ मेरे हाथों से अच्छे लगते हैं। उम्मे हानी के हाथों में चूड़ियां लेते तहाम ने पहली बार उसकी रोशन आंखों में देखा। तुम्हें मुझे मारने की सारी अदाएं आती हैं। नूरुल अयून, मेरी आंखों के नूर। उम्मे हानी जानती थी कि उसकी सुरमई आंखों पर ब्लैक का इम्तिजाज तहाम को हमेशा पागल कर देता है। उसकी जलतरंग हंसी गूंजी। नुसरत फतेह की कवाली और उसकी हंसी, क्या इससे हसीन लम्हा कोई हो सकता है? तहाम ने चूड़ियां पहनाते सोचा। मुझे तुम्हें जिंदा रखने की हरदा भी आती है। अमलातुल कलूब, दिल के सकून। उम्मे हानी ने एक अदा से अपने खुले बालों को झटका। तहाम का दिल धड़का था। नुसरत फतेह की कवाली लगी हुई थी। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। उम्मे हानी के गाल दहकने लगे। बौखलाकर उसने म्यूजिक बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे तहाम ने थाम कर गियर पर रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उम्मे हानी ने उसकी तरफ देखा। वो दोनों मैचिंग कलर पहने हुए थे। हर दफा की तरह इस दफा भी ये महज इत्तेफाक था। अल्लाह ने जिनकी रूह को एक सा बनाया था, उनकी सोच और पसंद अलग कैसे हो सकती थी? उसने सोचा। उम्मे हानी ने इसके डिंपल को देखा। यकीनन वो मुस्कुरा रहा था। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? इतना मुकम्मल, इतना हुबरू कि आंखें हमेशा उसके अलावा कुछ देखने पर रजामंद ही ना हो। मैं हसीन हूं ना? इस दुनिया में मौजूद किसी भी शय से ज्यादा, वो खोई हुई आवाज में बोली। गाड़ी रोक दूं? क्यों? सुकून से बैठकर देखते हैं ना एक दूसरे को, वो शरारत से बोला। उम्मे हानी ने हंस कर अपना हाथ छुड़ाया। तहाम, ये तो फैमिली फंक्शन था ना? उम्मे हानी ने फॉर्म के वसी और अरीस लॉन पर इतने ज्यादा मेहमान देखकर तहाम का बाजू झिन छोड़ा। वो दोनों ड्राइवे पर खड़े थे। वहां मौजूद बिजनेस पार्टनर्स की फैमिलीज को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। तहाम हंस पड़ा। वो दोनों इकट्ठे हंसे थे, महफिल में दाखिल हुए थे। किसी की अकाब सी नजरें उस मासूम हुस्न पर पड़ी थी और झुकना भूल गई। अबू बकर दुरानी अपने बिजनेस ग्रुप के साथ खड़े थे। जब उम्मे हानी उसके बुलाने पर उसके पास गई। ये हमारी प्यारी सी बेटी है, उम्मे हानी दुरानी।
انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور متعارف کروایا۔ عقاب سے نظریں اس کے پورے وجود کو حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ہانی، یہ ینگ مین ہمارے نئے بزنس پارٹنر ہیں، زاویار آفندی۔ وہ ابوبکر دورانی کی بات کاٹتا بولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانی نے نہ چاہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ عقابی نظریں مزید گہری ہوئی۔ ہانی نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا۔ مسز اینڈ مسٹر ہنان کو تو تم جانتی ہو، یہ ہے ان کی بیٹی انش۔ ہانی نے 16-17 سالہ پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ ہلکی سی گپ شپ کے بعد وہاں سے اسے اپنے ساتھ ملانے لے گئی۔ صبح سے ملیحہ نے آبان کو منہ نہیں لگایا تھا اور اب یہ بات بہت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ کب سے وہ بہانے سے ایک کوشش کر چکا تھا، مگر ملیحہ پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانی اور انش کو آتا دیکھ کر آبان سیدھا ہوا۔ شیطانی دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ مختصر سے تعارف کے بعد انش ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہانی تہام کے ساتھ، انش آبان کے ساتھ، رائمہ اور ملیحہ آبان کے مقابل بیٹھی تھی۔ انش، تو آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ آبان جان بوجھ کر گفتگو بڑھا رہا تھا۔ اے لیولز۔ اچھا، آپ ابھی پاکستان آئی ہیں نا، تو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو ہم لوگ ہیں، اوکے؟ انش کو ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی تھی۔ اچانک ہانی نے کوفت سے اپنے بجتے سیل فون کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ تہام اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے بھائی، پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے تو میری جان چھوڑے۔ اس نے منہ بسورا۔ اس کو ہنستا چھوڑ کر وہ فون اٹینڈ کرنے سائٹ پر چلی گئی۔ خوبصورت۔ فون بند ہی ہوا تھا کہ نہایت قریب سے آئی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ ایکسکیوز می؟ وہ اس کی نظروں کی تپش سے بوکھلا گئی۔ میں خود کو کہنے سے روک نہیں پا رہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ زاویار کے باوقار نرم لہجے سے ہانی کو مزید گھبراہٹ ہوئی۔ تھینکس اینڈ انجوائے۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ اپنے بال جھڑکتے وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ امید ہے آپ کی خوبصورتی کو سراہنے کا پھر موقع ملے گا۔ کمال جرأت سے زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تو اس کے بال زاویار آفندی کے سینے سے زور سے ٹکرائے۔ وہ ٹھہر سا گیا۔ ہانی کے بالوں سے اٹھتی تیز مہک زاویار کے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ لیو ہر ہینڈ۔ تہام کی آواز سن کر ہانی کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ ہانی، ڈونٹ موو، اینڈ یو مسٹر، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر ہیئر۔ زاویار کے کوٹ کے بٹن میں الجھے بالوں کی طرف اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر تہام نے اسے اکڑے لہجے میں تنبیہ کی اور خود اس کے بال نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی ہانی کے بال یکدم سلجھ گئے اور وہ زاویار پر کڑی نظر ڈالتا ہانی کے ہاتھ پکڑے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ تہام، میں ڈر گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، باقی سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کیا غلطی تمہاری تھی؟ بالکل نہیں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ تو تمہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے تھا۔ بات کوئی بھی ہو ہانی، اس کا مقابلہ بااعتمادی سے کیا کرو۔ نظریں جھکا لوگی تو حالات جیت جائیں گے۔ اس نے ہانی کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھا۔ یو نو نا، تم میرے گارڈین اینجل ہو۔ ہانی کی آنکھیں چمکی۔ اپنا گارڈین اینجل تم خود ہو۔ کوئی بھی تمہاری جگہ تمہارے حالات فیس نہیں کر سکتا ہانی۔ اپنی جنگ خود لڑو۔ تہام نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ تو اپنی جنگ میں اکیلے لڑوں؟ اس نے بڑے مان سے تہام کو دیکھا۔ بھلا وہ اسے اس کی جنگ اکیلے لڑنے دے سکتا تھا؟ اکیلے لڑو یہ کب کہا میں نے؟ خود لڑو یہ کہا ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہاری ہر جنگ میں تمہارے ہاتھ کی شیلڈ اور تلوار میں ہی رہوں گا۔ تہام نے نرمی سے ہانی کے چہرے کو چھوا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ Your social media pages are so cool۔ آبان پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل انش کی تعریف کر کے آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ ملیحہ تلملائی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج کی تصویریں تو ضرور اپلوڈ کرنا، آج تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ انش مسلسل ہنسے جا رہی تھی اور ملیحہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کا منہ توڑ دے۔ ان سب سے دور عقابی نظریں ہانی کو گہرے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ وقتاً پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ آج عرصہ دراز بعد اس کا دل بے اختیار
دھڑکا تھا۔ حالات گوار رہے تھے کہ جب جب زاویار افندی کا دل بے اختیار دھڑکتا تھا، دنیا نے ایک قیامت دیکھی تھی۔ بدر اس وقت لاؤنج اور اس کے ملحقہ کوریڈورز کی لائٹس آف کر کے مڑا تھا جب اسے زاویار باہر لان میں بیٹھا نظر آیا۔ سر، 3:30 بج رہے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھے اس کی پشت پر کھڑا ادب سے بولا۔ ہاں بدر، جانتا ہوں۔ مہمور آواز اس کی بے چین حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ زاویار نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا۔ شرٹ لیس جسم، وہ اس وقت ایک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ بدر کو تشویش ہوئی۔ نہیں یار بدر، اس کا سراپا میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ زاویار بے چارگی سے بولا۔ بدر نے اس کی چوڑی پشت دیکھی۔ وہ 6 سال کا تھا جب زاویار کے دست شفقت میں آیا تھا اور زاویار نے اس کا خیال بڑے بھائیوں کی طرح رکھا تھا۔ سر، مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ آدھے گھنٹے میں آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ بدر واقعی اس کا وفادار تھا۔ زاویار ہلکا سا ہنسا۔ ابھی وقت نہیں آیا بدر۔ بدر جانتا تھا کہ وقت ایک اور قیامت لائے گا۔ ابھی صرف اس کے پل پل پر نظر رکھو۔ آج تقریباً سب کو ہی فرصت تھی۔ لڑکے لڑکیاں سب اوپر والے لاؤنج میں اکٹھے تھے۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کر۔ آبان کارپٹ پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور کافی دیر سے اونچی آواز میں مختلف گانے گنگنا رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ملیحہ اس کی ان حرکتوں سے کتنا چڑھتی ہے۔ آبان نے پاس سے گزرتی ہانی کو کھینچ کر صوفے پر بٹھایا۔ ہانی، سنو نا، سوچ رہا ہوں آج سب ڈنر پر چلتے ہیں اور ساتھ انش کو بھی لے لیں گے۔ یہ تم ایک ہفتے سے انش زیادہ کر رہے ہو۔ خیریت ہے؟ ہانی نے اسے غور سے دیکھا۔ ہائے ہانی، کیا بتاؤں؟ ہانی، جب سے اس نے ہماری پکچرز پر فرینڈز کا کیپشن لکھ کر اپلوڈ کیا ہے نا، میرا دل سنبھل ہی نہیں رہا۔ آبان مچلا۔ ابھی پچھلے ہفتے تو تمہارا دل الینا کے لیے مچل رہا تھا۔ رائما نے آنکھیں پھیلائی۔ اور اس سے پچھلے مہینے سائرہ؟ رائما نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ طبیعت امیر زادی ہے، ہر نئی بات پر مچلتی ہے۔ میں بدلتا نہیں لباس اتنے جتنے محبوب یہ بدلتی ہے، آبان شوہی سے بولا۔ دل ہے یا ببل گم جو کہیں بھی چپکا لیتے ہو؟ ملیحہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ کچھ تو شرم کرو، انش تو رائما سے بھی چھوٹی ہے۔ ہانی نے اسے حیا دلانے کی کوشش کی۔ ہانی، پتا ہے، پہلے یہ ڈپارٹمنٹ کی 4 لڑکیوں کے بیچ بیٹھا شیخیاں بگاڑ رہا تھا۔ ملیحہ نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں تو تم جلو گی ہی نا، کبھی خود جو اکٹھے 4 کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ آبان بوکھلا گیا۔ استغفر اللہ، مجھے تمہارے جیسے شوق بھی نہیں ہے۔ ملیحہ پھٹ پڑی۔ ملیحہ، تم چھوڑو نا، غصہ ویسے بھی حرام ہے۔ تہام نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اور غصہ دلانے والے حرامی ہے نا؟ بڑی معصومیت سے ملیحہ نے آنکھیں۔ ہاں، بہت بڑا، تہام کا کہکا گونجا۔ آبان سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اٹھا کر 3-4 کشنز اکٹھے دونوں کے سر پر دے مارے۔ ملیحہ نے جواباً میگزین اٹھا کر اس کے سر پر مارے۔ آبان نے پاس پڑا پانی کا جگ اس کے سر پر انڈیل دیا۔ وہ پانی میں تربتر کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر اگلا وار کرنے والی تھی۔ ہانی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ 15 منٹ میں اچھی خاصی جنگ چھڑ گئی تھی۔ یہ مین مارکیٹ میں سب سے بڑی جولری کی آؤٹ لیٹ تھی۔ دور سے کھڑے ہو کر دیکھو تو پوری چمک دمک سے قائم یہ جولری سٹور خود بھی قیمتی جواہر لگتا تھا۔ گارڈز نے دروازہ کھولا اور ہانی اندر داخل ہوئی۔ امید ہے میرے لیے آپ نے کچھ منگوا رکھا ہوگا۔ ہانی مسکرا کر ان بوڑھے آدمی سے مخاطب ہوئی جو ان کا خاندانی جوہری تھا۔ آدمی نے اشارے سے لڑکے کو کچھ لانے کو کہا۔ مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ جوہری مسکرایا اور اس نے اس کے سامنے مختلف قسم کی جولری پیس کی نمائش کر دی۔ اتنے پرکشش اور قیمتی زیورات سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر ان کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک بریسلٹ پسند کیا جس کے درمیان میں بنے پھول کے آس پاس سے جڑیں نکل رہی تھی جن کی نفاست سے نظر ہٹانا کٹھن ہو رہا تھا۔ یہ والا پسند آیا ہے؟ اس نے وہ بریسلٹ باقیوں سے الگ کر دیا۔ میں جانتا تھا۔ بوڑھا جوہری مسکرایا۔
मैं पहले ही पैक करवा चुका हूँ। उम्मे हानी की नजर किसी और चीज पर ठहरी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे करीब किया। वो एक मोड़ बना हुआ था जिसके झुके हुए परों पर चमकते नगीने जुड़े थे। उसकी चोंच और आंखें इतनी चमकीली थी कि उनका अक्स उम्मे हानी की आंखों में पड़ रहा था। मैं जानता था कि आपकी नजरों से नहीं बच पाएगा। जौहरी ने इसे वो बरूज पकड़ाया। ये इतना खूबसूरत है कि मैं एक लम्हे की ताहीर किए बगैर इसे खरीद लूं, मगर अभी नहीं। उम्मे हानी ने बरूज वापस रख दिया और जाने के लिए उठ पड़ी। तो ये गिफ्ट्स हम तहाम बेटे के ऑफिस से भिजवाएं? वो हल्का सा मुस्कुराई। वो वाकई जानते थे कि वो मदर्स डे का गिफ्ट घर नहीं लेकर जाती थी। वो तहाम के ऑफिस जाते थे और वहां से घर। उम्मे हानी ने एक नजर इस मोर वाले बरूज पर डाली और स्टोर से निकल गई। जौहरी अपने पीस संभालते संभालते चौंका। ये बरूज पैक कर दे। उम्मे हानी के लिए आज का पूरा दिन ही मसरूफ रहा था। पहले यूनिवर्सिटी, फिर गिफ्ट लेने गई, फिर एक दो जरूरी कामों के बाद अभी थकी हुई घर पहुंची थी। सुबह तहाम की फ्लाइट थी और उम्मे हानी को अभी तहाम को भी टाइम देना था। वो फ्रेश होकर निकली तो ड्रेसर पर पड़े बॉक्स को देखकर ठटक गई। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया था और गिफ्ट्स तहाम के ऑफिस गए थे, तो फिर ये किस किस्म का मजाक था? उसने शशोपंच में मुब्तला बॉक्स को खोला तो उसमें वही कीमती पुरकशिश दिल मोह लेने वाला मोर था। वो साकित रह गई। बेयकीनी और खौफ से फटी आंखों से बमुश्किल उसने डब्बे में पड़े छोटे से हाथ को खोला। मेरा दिल कहता है कि जिस वक्त हम साथ होंगे तो ये आपकी पोशाक की जीनत बढ़ा रहा होगा। अगर ये मजाक था तो वो काम की थी। ज्वेलरी शॉप पर फोन करने पर उन्होंने किसी किस्म की मालूमात देने से इनकार कर दिया था। कितनी ही देर वो साकित बैठी इस बरूज को देखती रही। दिमाग ये समझने से कासिर था कि वो वहां कैसे आया था। कोई भी नहीं जानता था कि वो आज ज्वेलरी लेने गई थी, और अगर ये हरकत किसी ने की थी तो वो इतनी जुर्रत से इसके बेडरूम तक पहुंच गया था। इस ख्याल से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। बड़ी मुश्किल से दिल को काबू करती उम्मे हानी ने बॉक्स ड्रॉर में फेंका और बाहर चली गई। ताज़ा हवा की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। आज 14वीं का चांद था। आसमान सितारों से भरा हुआ था और अकेला महाराजा पूरी सल्तनत पर राज करता पूरी आबोताब से चमक रहा था। हल्की हल्की चलती हवा ने फिजा में फैले इज़्तिराब को कदरे कम कर दिया था। वो गहरी सांसें लेती शब्द के सुकून और खामोशी को खुद में उतारने लगी। यहाँ जाने का सोचकर मेरी सांसें उखड़ रही है और तुम इत्मीनान से बैठी हो। तहाम उसके साथ घास पर बैठता खफगी से बोला। तुम्हें लगता है तुम्हारे जाने का सोचकर मुझे इत्मीनान हो सकता है? उम्मे हानी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराया। इस दफा काफी दिन लग जाएंगे। मेरे जाने से पहले नहीं आओगे? वो उदासी से बोली तो वो सिर्फ नफी में सर हिला पाया। देखो आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मे हानी ने उदासी दूर करने की कोशिश की। हाँ, तहाम बस उसे देख रहा था। और देखो चांद कितना मुकम्मल और खूबसूरत है ना। वो आसमान में खोई हुई थी, बहुत ज्यादा। तहाम इसमें खोया हुआ था। आसमान इतना खूबसूरत कैसे लगता है? वो हैरान हुई। तुम इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो कि मेरी नजरें हटती ही नहीं हैं। तहाम ने गहरी सांस ली। उम्मे हानी ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से उसे देखा। तुम्हें पता है, जितने लम्हे तुम मेरे सामने नहीं होती मैं बहुत मुश्किल से सांस लेता हूँ। तहाम ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जुदाई बहुत अज़ियतनाक होती है और ये अज़ियत तहाम के लहजे में महसूस हो रही थी। उम्मे हानी के दिल को अजीब सा डर हुआ। तहाम, उम्मे हानी की आवाज कांपी। तहाम ने चौंक कर उसे देखा। मत जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो बड़ी बेचारगी से बोली। उफ हानी, ऐसे कहोगी तो तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगा, मगर यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा। वो बड़ी बेबसी से बोला। हानी, आओ निकाह कर लेते हैं। कब? वो आंखों में उमड़ती नमी को पीछे धकेलती बोली। अभी? रात के 2 बजे मौलवी नहीं मिलते तहाम। वो दुखी सा हंस पड़ी। और ये तुम मुझे हर दफा कहती हो। इसे हंसता देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराया। बात एक बार फिर टल गई थी। इन दोनों को यूं साथ हंसता मुस्कुराता देखकर तारे ने फलक के महाराजा से सरगोशी की थी। चांद मुस्कुरा दिया। दूर कहीं मुजाफात में वाक़िया मस्जिद में यूसुफ तहज्जुद की अदायगी के बाद तिलावत कर रहा था।
اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی مرد سے نزاکت سے بات مت کیا کرو کہ کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ نہ کرنے لگے جس کے دل میں روک ہوتا ہے، اور وہ بات کہو جو بھلائی والی ہو۔ یوسف نے اسی آیت سے متعلق تفسیر اور احادیث نکالی۔ حضرت موکل بن یسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اس نے بے قراری سے صفحہ پلٹا۔ نامحرم کو دیکھنے والی ہر آنکھ زناکار ہے۔ جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یوسف ساکت بیٹھے ان صفحات پر لکھی تفسیر پڑھ رہا تھا۔ تاہم کو گئے 5 دن ہو چکے تھے۔ ام ہانی آج 3 دن کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کالام جا رہی تھی۔ چند گھنٹوں کی مسافت پر موجود اس خوبصورت مقام پر وہ لوگ تقریباً عصر کے وقت پہنچے۔ تمام لوگ ہی سیدھا اپنے اپنے بک کردہ ہوٹل رومز میں چلے گئے اور اب سب اپنے ڈنر کے وقت اکٹھے ہونا تھا۔ ام ہانی ہوٹل ایکسپلور کرتے کرتے لابی میں ہی بیٹھ گئی۔ موسم میں کافی ٹھنڈک تھی۔ باہر چلتی تیز ہوا کافی خوشگوار لگ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اکیلے بیٹھے رہنے پر اسے سب بہت یاد آنے لگا۔ اداس سی ہو کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو اچانک کسی کے مضبوط سینے سے ٹکرا گئی۔ اوہو، آئی ایم سوری۔ آپ زاویار افندی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سلیقے سے بنے بال، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کسی میٹنگ سے نکلا ہے۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ میں شناسا چہرہ دیکھ کر وہ قدرے اچھا محسوس کرنے لگی۔ قدرت کی ایک چیز مجھے بے حد پسند ہے، حسین اتفاقات، غیر متوقع ملاقات اور ملنے والے کے چہرے پر شناسائی کی رمق۔ اس کا لہجہ نہایت خوشگوار تھا۔ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ ام ہانی دورانی، آپ کو کیسے لگا کہ میں آپ کو بھول جاؤں گا؟ سر کو ہلکا سا ہم دیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ٹھہرے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں بولا۔ ام ہانی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کے دوست اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ زاویار نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، میں بس ویسے ہی ایکسپلور کر رہی تھی۔ میرے دوست ڈنر کے لیے ہی آئیں گے اب۔ اوہ، نو ٹی نو ڈنر، جسٹ واک۔ وہ ہوٹل سے نکل کر نیچے جاتی روڈ پر چل پڑے۔ تیز ہوا کی رفتار میں اب کمی واقع ہو چکی تھی۔ شام کے ساتھ موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس دلان کے آخر پر سڑک موڑ رہی تھی اور وہاں سے ایک کالے شیشوں والی گاڑی تیز رفتاری سے ان کی جانب آ رہی تھی۔ زاویار چوکنا ہوا۔ ساتھ چلتے چلتے اچانک زاویار نے اسے بازو سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا اور سناٹے سے گاڑی اس کے بے حد قریب سے گزری۔ ام ہانی کے بال زور سے اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ اگر زاویار مستعدی سے نہ کھینچتا تو یقیناً ام ہانی کچلی جا چکی ہوتی۔ اس کے بازو میں سمٹی ام ہانی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے زاویار نے اس کے بالوں سے اٹھتی خوشنما خوشبو کو آنکھیں بند کیے اپنے اندر اتارا۔ اس کی خوشبو زاویار کے پورے وجود میں بھر گئی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی تو یہ تلسم ٹوٹ جائے گا۔ اسے صحیح لگا تھا۔ ام ہانی خوفزدہ سی اس سے دور ہٹی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ اٹس آل رائٹ ام ہانی، نتھنگ ہیپنڈ۔ زاویار جیسے اس لمحے کے سحر سے ایک دم دنیا میں واپس آیا۔ اس نے ام ہانی کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیا میں نے۔ مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھرے تھے۔ ایک آنسو اس کی دراز پلکوں کی جالر سے ٹپکنے کو بس تیار تھا۔ زاویار کو لگا اگر اس نے مزید ایک لمحہ بھی اس کی جان لیوا آنکھوں میں دیکھا تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ اسے بالکل صحیح لگا تھا، پر وہ بے خبر تھا کہ کھو تو وہ چکا ہے۔ زاویار نے گہری سانس لی۔ دل میں اس کے بکھرے بالوں کو چھونے کی خواہش ہوئی، مگر وہ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چل پڑا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، پل میں انسان صدیوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ ہوٹل کے سامنے پہنچ کر اس نے رک کر ام ہانی کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ ام ہانی، میری طرف دیکھو۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ You didn't even thank me۔ زاویار نے ام ہانی کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھی۔ Thanks. Not like that. I just saved your life, girl. You have to go on a dinner with me at my place. وہ ہلکا سا مسکرایا۔
उम्मे हानी से मुस्कुराया भी नहीं गया। उसने बमुश्किल उससे डिनर का वादा किया और अपने कमरे में चली गई। इस बात से बेखबर कि आने वाली क़यामत को दावत अनजाने में ही सही मगर वो खुद दे चुकी थी। इस रात डिनर पर सब अच्छा रहा। डिनर के बाद वो सब वॉक पर चले गए। कालाम बहुत खूबसूरत था। उन्होंने पास के इलाकों में जरा सी वॉक की। सुबह उन्होंने अच्छे से एरिया एक्सप्लोर करना था, इसलिए वो कुछ ज्यादा आगे नहीं गए। अगली सुबह वो ग्रीन टॉप पॉइंट पर गए। इतनी ढेर कुदरती खूबसूरत उम्मे हानी कई लम्हे बस यूं ही खड़ी देखती रही और माहौल के सुकून को खुद में अंदर तक महसूस करती रही। सब दोस्तों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया, फिर वहीं लंच किया और चाय बनाई। वो सुकून से बैठी कुछ दूर इंसानों को एक दूसरे के पीछे भागते देखकर हंस रही थी। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई उसे मसलसल देख रहा है। वो सर झटक कर वापिस दोस्तों को देखने लगी। पूरा दिन वहां से गुजारने के बाद इशा के करीब वो लोग डिनर के लिए वापिस होटल आ गए। खुदा जाने मैंने डिनर की हामी क्यों भरी थी। कानों में पर्ल टॉप्स पहनते उसने बेबसी से सोचा। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर वो वादा कर चुकी है। आखिर जावियार ने उम्मे हानी की जान बचाई थी। वो इसे इनकार कर ही नहीं सकी। उसने एक दोस्त को सिरसिरी सा डिनर का बताया और जावियार के भेजे ड्राइवर के साथ चली गई। ये पहली गलती थी जो उम्मे हानी दोरानी ने की थी। उसे याद नहीं रहा था कि नामहरम और तन्हाई किस कदर अजाब का पेशखेमा साबित होते हैं। अपनी ब्लैक मैक्सी संभालती वो ध्यान से चंद सीढ़ियां चढ़ते उसके शानदार मकान का कदावर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो आला तर्ज पर बना एक आलीशान मकान था जो छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिहाज से बना हुआ था। अचानक सामने से आते जावियार को देखकर उम्मे हानी ने सर उठाया और पहली बार उसे गौर से देखा। ऊंचा कद, चौड़े शाने, मजबूत जिस्म, उसके सूट में कतरे वाजिया हो रही थी। चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, मगरूर नाक, उसकी डार्क ब्राउन साहिर आंखें। वो हुबरू मर्द था, इतना खूबसूरत था कि उसे देखने वाला पागल हो जाए। उम्मे हानी ने अपनी नजरें झुका ली। मेरे बेरौनक घर को अपनी आमद की रौनक बख्शने का बहुत शुक्रिया उम्मे हानी। जावियार ने सीने पर हाथ रख के सर झुकाया। मेरी जान बचाने का शुक्रिया, उम्मे हानी धीमे से बोली। आपकी कीमती जान में जाया नहीं होने दे सकता। आइए इस तरफ चलते हैं। जावियार ने उसे चलने का इशारा किया। वो खामोश रही। जावियार का धीमा आंच देता लहजा उसे अजीब लगा। जावियार ने कुर्सी खींचकर उम्मे हानी को बिठाया। तो अभी आपकी एजुकेशन चल रही है। उम्मे हानी ने सर हिलाया। मुलाजिम डिनर सर्व कर रहा था और जावियार वक्फे वक्फे से उससे सवालात कर रहा था। वो महज सर हिला रही थी। जावियार चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ। मुलाजिम जा चुका था। उम्मे हानी, उसने चौंक कर जावियार को देखा। तुम्हारी खामोशी बहुत खूबसूरत है, जावियार गंभीर लहजे में बोला। उम्मे हानी को अपने सामने बनना सवरा बैठे देखकर एकदम ही उसे सब कुछ मुश्किल लगने लगा था। उम्मे हानी का रंग उड़ गया। क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम अपने हुस्न से किसी का भी सांस लेना दोबर कर सकती हो? जावियार ने उम्मे हानी की आंखों में झांकते हुए अपनी टाई की नोट ढीली की। उसकी बात पर उम्मे हानी की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जावियार के साथ वहां अकेली थी, ये सोचकर ही उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने एकदम घबरा कर अपने खुले बालों को शानों के पीछे फेंका। जावियार की नजर उसके कंधों से जरा नीचे लगे उस चमकते बरूज पर पड़ी। वो खुले दिल से मुस्कुरा उठा। मैं जानता था ये मोर तुम पर कितना हसीन लगेगा। जावियार ने खुशी से उसका हाथ थामने की कोशिश की। वो करंट खाकर पीछे हुई। व्हाट द हेल, ये तुमने भिजवाया था? ओह माय गॉड, वो अपना सर थाम कर रह गई। एकदम ही सारी कड़ियां मिलने लगी थी। राइमा की पार्टी में उम्मे हानी का जावियार से मिलना, इस बरूज का उम्मे हानी के कमरे में होना, जावियार का कालाम में पाया जाना और उसे उम्मे हानी के बारे में सारी मालूमात होना, सुबह उस गाड़ी की तकरीबन उम्मे हानी को मारने की कोशिश, और अब इस वक्त वो इकट्ठे डिनर कर रही थी। उम्मे हानी ने कोफत से इस बरूज को नोच कर फेंका। ये क्या घटिया हरकत है, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? वो गुस्से से फट पड़ी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, जावियार सुकून से बोला। वो साहिर फैसला कर चुका था। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे वापस जाना है फौरन, वो दांत पीसकर हनगी से बोली। जिस दरवाजे से उम्मे हानी दाखिल हुई थी वहां इस वक्त मुसल्ला गार्ड खड़ा था। उसे अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई उम्मे हानी, तुम ख्वामख्वाह अपने लिए मुश्किल बढ़ा रही हो। जावियार टेक लगाकर घुटने पर घुटना जमाए सुकून से बोला।
यकदम वो अपनी कुर्सी से उठा और उम्मे हानी की तरफ बढ़ा। वो तेजी से उठती उससे दूर भागी। उम्मे हानी, मैं तुमसे शादी करना चाहता। उम्मे हानी को लगा जैसे उसके सर पर धमाका हो गया हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जावियार ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब किया। उम्मे हानी ने उसकी जानलेवा सफाक आंखों में देखा। वो सांस नहीं ले सकी। छोड़ो मुझे, वो इसे धक्का देकर पीछे हुई। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी, मुझे जाना है यहाँ से। खौफ से उसकी आवाज रुंध गई। उम्मे हानी, यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। वो उसकी तरफ बढ़ा। दूर रहो खुदारा, वो चिल्लाई। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मुझे जाने दो। क्यों नहीं करनी तुमने मुझसे शादी? जावियार ने सख्ती से उसका बाजू भींचा। देवताओं जैसे हुस्न के मालिक शहजादे को इनकार? मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी और की इमानत हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो हल्क के बल चिल्लाई। किससे? उस तहाम से? वो जो मेरे जूतों की हाथ के बराबर भी नहीं है, उससे मोहब्बत करती हो? उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उम्मे हानी को लगा जावियार उसकी उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त हो जाएगी। छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करती हूँ। जावियार की गिरफ्त से खुद को आजाद करवाती वो उसे परे धकेलते हुए चिल्लाई। वो जिंदा रहेगा तो मोहब्बत करोगी ना? नफरत से जावियार की आंखों से शोले निकलने लगी। उम्मे हानी का बस नहीं चला, वरना वो जावियार का मुंह नोच लेती। उसने जावियार का गिरबान झपटा। अगर तहाम पर आंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जावियार ने एक झटके से उम्मे हानी का बाजू छोड़ा। वो बुरी तरह लड़खड़ाती गिरते गिरते बची और दरवाजे की जानिब भागी। बदर, इसे वापस छोड़ कर आओ, उसने बदर को पुकारा। जी सर। इससे पहले कि बदर उसके पीछे बाहर लपकता, जावियार ने मजीद हुक्म सादिर किया। बदर, किसी को उठाना है। उसने नफरत से लब बिंचे, साहिर आंखों से शोले निकल रहे थे। हुक्म सर। तो हाम दुरानी।